हाँ भाई, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी मैंने हल्का सा, मॉर्निंग बच्चे, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हंस एंड मोलिकन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था एमओटी हम लिखते क्यों है। इसकी वजह सिर्फ एक ही है, मुझे मैग्नेटिज्म एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मुझे मैग्नेटिक नेचर एक्सप्लेन करना है। किनका जी? जिनका वीबीटी नहीं कर पाई थी, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और आयंस, चाहे वो होमोडाइटमिक हो चाहे वो हेटेरोडाइटमिक हो। ठीक होगी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको पता है कि जब भी कोई दो ऑर्बिटल एक दूसरे से मर्ज करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एओस, काम की बातें यही है। तो एक बनेगा बीएमओ, दूसरा बनेगा एबीएमओ। जो एनर्जी ऑफ एबीएमओ है डेल्टा डैश, वो ऑलवेज ज्यादा होगी। क्लियर ना? एज कंपेयर टू डेल्टा। ओके, चलो। उसके बाद हमें सीखने को मिला कि सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s का फर्क क्या है। इसमें दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इकट्ठा हो रखा है, दो न्यूक्लियस के बीच में, तो रिपल्शन कम है, यहां रिपल्शन ज्यादा है। और ये आपके पास जो ऑर्बिटल आपको बना के दे रखे हैं वीबीटी के अकॉर्डिंगली, एस एस से ओवरलैप करेगा ऑलवेज सिग्मा, एस पी से ओवरलैप करेगा ऑलवेज सिग्मा, पी पी से ओवरलैप करेगा ऑलवेज सिग्मा, सॉरी ठीक है डन है, पी पी से साइडवाइज ओवरलैप करेगा पाई बोर्ड। तो यहां एक कॉन्सेप्ट आता है आपके पास नोडल प्लेन का। नोडल प्लेन क्या जी? वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो यहां आपके पास यहां सिग्मा स्टार, यहां पाई स्टार, 0 1 1 2। सिग्मा के अंदर नोडल प्लेन एक भी नहीं है, ये आपके सामने है। सिग्मा स्टार में नोडल प्लेन ये वाला आ गया, एक है। पाई में नोडल प्लेन आपको पता है इस जगह पे न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के ऊपर नीचे है, अप एंड अबो एंड बिलो। तो यहां एक नोडल प्लेन। जबकि जब तुम पाई स्टार बना रहे होगे तो नोडल प्लेन एक यहां बनेगा कि यहां बनेगा, ये रिपल्शन लगा उनमें। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, इस टेबल को चेक कर लेना है, सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार, काम की बात यही थी। चलो जी, अब मेरे पास जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है उनमें दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन है, चेक करना भाई। अप टू नाइट्रोजन, क्लियर, और अबो नाइट्रोजन। जनरली बोलते हैं अप टू नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन्स, जनरली बोल देते हैं मिक्सिंग ऑफ 2s ऑर्बिटल्स। क्लियर है? तो एक बार नजर मारना ध्यान से, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई इस बार पहले आ गया, पाई इस बार पहले आ गया, पाई 2px, पाई 2py। फिर आपके पास सिग्मा स्टार, सॉरी सिग्मा, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमने किसको मान लिया है? जेड को, जनरल में। हाँ, फिर पाई स्टार, और फिर कौन आएगा? सिग्मा स्टार। ठीक है जी, तो सिग्मा में और सिग्मा स्टार में एनर्जी किसकी ज्यादा? स्टार की। सिग्मा 2s और 1s में से किसकी? 2s की ज्यादा, स्टार की और ज्यादा, पाई की और ज्यादा। ये दोनों डिजेनरेट है बराबर, इसकी ज्यादा। क्लियर ना? फिर उसके बाद ये एक्स वाई है और ये जेड है, यहां थोड़ी सी गलती हुई है, ये बराबर है, ये ज्यादा है। लेकिन अगर आप अबो नाइट्रोजन, मतलब जिनके लिए 16 या 16 से ऊपर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, उनको सीख रहे हो, तो सिग्मा कॉपी पेस्ट, सिग्मा स्टार कॉपी पेस्ट, सिग्मा 2s कॉपी पेस्ट, सिग्मा स्टार 2s कॉपी पेस्ट। बस अब मिक्सिंग नहीं हुई तो पाई अब नहीं आएगा। अब जिसकी टर्न आएगी वो कौन है? जो एज यूजुअल आना चाहिए, पहला बॉन्ड सिग्मा और पाई में से रूल के अकॉर्डिंगली क्या बनना चाहिए? सिग्मा। तो सिग्मा 2p जेड हो गया, फिर पाई पाई हो गया, फिर आपके पास पाई स्टार हो गया, और उसके बाद कौन हो गया? सिग्मा स्टार। ये बात अगर आपको समझ में आती हो तो आपने हाईलाइट करना है बस इतने इतने पोर्शन को, इतने इतने। बाकी तो सब कुछ सेम ही चल रहा है ना, ये चेक कर लो, ये चेक कर लो यहां पर, ठीक है, पिछला वाला चेक कर लो, ये पिछला वाला चेक कर लो, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है।
जहां थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करना है, पाई 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 सिग्मा, और यहां क्या हो गया, सिग्मा पाई पाई। क्लियर है? तो कई बार हम कहते हैं विदाउट कंसिडरिंग द 2s2p मिक्सिंग, तो आपने कहा जी सबके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसे होंगे, ऑक्सीजन के जैसे होंगे। क्लियर? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला उस दिन बता ही दिया था मैंने आपको। अब अगर आप अलग अलग मॉलिक्यूल लिखकर उसके बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो कहानी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गिन लिया करो, फिर सिग्मा 1s, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे अब हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो सारे बच्चे समझदार है, 2/2 क्या बन जाएगा, 1। अगली बार H2 प्लस बनेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सिग्मा 1s 1 हो जाना है, बॉन्ड ऑर्डर 1/2 हो जाना है। H2 माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s, बॉन्डिंग के 2, एंटी बॉन्डिंग का 1, बॉन्ड ऑर्डर हाफ हो जाना है। आपको भी पता है एक अच्छा सा क्वेश्चन बनेगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो स्टेबिलिटी, तो मैंने कहा जी अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तो एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन्स क्लियर, मॉलिक्यूल को क्या कर देंगे, डीस्टेबलाइज्ड। तो अगर कोई H2 माइनस और H2 प्लस के बॉन्ड ऑर्डर के बिहाफ पे स्टेबिलिटी डिटरमाइन कर रहा है तो गलती कर रहा है। अगर कोई भी H2 माइनस H2 प्लस के बॉन्ड ऑर्डर के बिहाफ पे स्टेबिलिटी डिटरमाइन कर रहा है तो गलत कर रहा है। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, H2 प्लस। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन सारे पीएमओ में पड़े हुए हैं और इसके अंदर कहां पड़े हुए हैं, एबीएमओ में। हो सकता है आपको बात समझ में आ गई हो। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है He2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, 4, बीएमओ के 2, एबीएमओ, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 0। पहले हम रिपल्शन अट्रैक्शन के बेसिस पे समझाते थे, अब हम रिपल्शन अट्रैक्शन के बेसिस पे नहीं समझा रहे, सिंपल बोल रहे हैं क्या कि बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 हो गया है। Li2 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन्स, आप समझदार हो। क्लियर? अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन कंफर्म्ड है तो इनमें तो इलेक्ट्रॉन 4 चले गए, आप इसमें इलेक्ट्रॉन और चले जाएंगे तो 6 हो जाएंगे। तो बॉन्डिंग वाले 4, एंटी बॉन्डिंग वाले 2, बॉन्डिंग वाले 4, एंटी बॉन्डिंग वाले 2, तो 2/2 बॉन्ड ऑर्डर क्या बन गया, 1। लिथियम लिथियम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या चल रहा है, 1। चलो जी, ऐसे Be2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द लिथियम 2, 6, बेरिलियम में कितने, 8। हो सकता है आपके दिमाग में बात जा रही हो, B2 में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्डिंग में, 4 एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 0। अब B2 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आ रही है, 10। अप टू नाइट्रोजन तक तो sp मिक्सिंग होती है तो पाई नीचे है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हैवी दिमाग लगाने की नीड है नहीं। ये भी भर गया, ये भी भर गया, ये भी भर गया, ये भी। अब इनमें एक एक जाएगा दोनों में, डीजेनरेट है ना, डीजेनरेट है ना। तो लेकिन एक सोचने वाली बात पता है क्या है कि दो दो इससे कैंसिल, दो दो इससे कैंसिल, इन दोनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया। तो जो बात आपके दिमाग में मुझे डालनी है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, लेकिन जो बीबी के बीच का बॉन्ड बन रहा है ना बच्चे, हाईलाइट कर लेना, बीबी के बीच का बॉन्ड बन रहा है ना, वो सिग्मा नहीं है, वो कैसा बॉन्ड है, दैट इज द पाई बॉन्ड। SeC2 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आ रही है, 12। वापस वही की बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2। व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड्स, योर आंसर शुड बी बोथ आर पाई पाई। कैसे पता चलेगा, अभी पता चला था बच्चे, इसने इसको कैंसिल किया तो इनके इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर कंट्रीब्यूट कर दिया किसके अंदर, इन द बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे ढेरों क्वेश्चन आपकी बुकलेट में मिलेंगे, अगर मेरी बातें सुन लोगे तो आपको डिस्कशन करने की नीड नहीं है, सिंपली कई बार वो बोलेगा विदाउट कंसिडरिंग द sp मिक्सिंग, तो सीधा सा अपनी कॉपी में लिख कर रख लो, ऑल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लाइक O2 प्लस कॉन्फ़िगरेशन, O2 वाला कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करना अगर sp मिक्सिंग नहीं हो रही। हाँ, sp मिक्सिंग हो रही है तो पाई पाई स्टार सिग्मा, और अगर sp मिक्सिंग नहीं हो रही तो सिग्मा पाई पाई एज यूजुअल जो होना चाहिए। अब मैंने एक यहां पर आपको ट्रिक बनाकर दी बॉन्ड ऑर्डर की, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14। आपको पता ही क्वेश्चन पेपर में आ चुका है ये वाला, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन 2 इज 2 एंड बोथ बॉन्ड्स आर पाई। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। चलो जी पीछे चलते हैं। ट्रिक क्या थी, सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहे इंक्रीज करे
चाहे सिंगल इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करे, बॉन्ड ऑर्डर पे सिंपल सा टैग है, क्या होएगा, हाफ वैल्यू से डिक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। अगर 14 के इलेक्ट्रॉन 13 हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा, और 14 के 15 हो जाए तो भी बॉन्ड ऑर्डर 3 से क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। चेक करना है CO, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, 14, व्हाट शुड बी द बॉन्ड ऑर्डर, 3, Cn माइनस 6 + 7 -1 मतलब जुड़ गया इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट शुड बी द बॉन्ड ऑर्डर, 3, क्लियर। ऐसे मैंने क्या लिख दिया, NO में इलेक्ट्रॉन 7 + 8 15, 14 से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया आपने, बढ़ा दिया। बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए आपके पास, मैंने कहा था हर बार हाफ से कम हो रहा है, व्हाट शुड बी द बॉन्ड ऑर्डर, इट इज 2.5। NO प्लस NO माइनस, जल्दी से लिख दो आंसर इनके, NO प्लस NO माइनस O2 प्लस, कितना 2, O2 प्लस O2 माइनस, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। जब आप थोड़ा सा आरपी असाइनमेंट देखोगे ना, कई बार पता है क्या क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ KO2, तो बच्चे क्वेश्चन लेकर आएंगे, आते भी थे, आपको याद ही होगा। बट इसमें आपको K प्लस O2 माइनस मतलब क्या हो गया, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर देखना है O2 माइनस का, ठीक है। तो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस 1.5, ठीक है। सुपर ऑक्साइड के बाद पेरोक्साइड, ये तो सबको वैसे ही याद है बिना निकाले ही, 1, ठीक है। बस एक एक्सेप्शनल केस है, वो सारी दुनिया को पता है, कार्बन, जिसपे मेरा रूल नहीं लगता, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 6 + 8, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 है। बस ये एक्सेप्शनल केस है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, क्लियर, एक्सेप्टेड, बाकी सब जगह मेरा रूल लगेगा ही लगेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से निकला हुआ है, ये इसमें अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल पता है कहां से हुआ है, एंटी बॉन्डिंग से, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल एंटी बॉन्डिंग। अच्छा एक बात और कर लूं, फिर हम चैप्टर खत्म कर देते हैं। अगर BMO में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, नाम ही BMO है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। BMO में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। ABMO में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, और ABMO में इलेक्ट्रॉन निकल जाए, क्लियर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या करेगा, इंक्रीज। मैं कह रहा हूं इसको क्रैमिंग क्यों कर रहे हो, बॉन्ड ऑर्डर BMO में इलेक्ट्रॉन जुड़ने से, BMO मतलब बॉन्डिंग को फेवर करने वाला मोलिकुलर ऑर्बिटल, BMO मतलब बॉन्डिंग को फेवर करने वाला मोलिकुलर ऑर्बिटल, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और BMO से निकल रहा है तो घटेगा। ABMO बॉन्ड को अपोज करने वाला, उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो बॉन्ड ऑर्डर घट जाना है, और ABMO में इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो फेवर हो जाएगा ना, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाना है। अब कोई बोलेगा CO से CO+ के जाने में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा क्यों, मैंने कहा बढ़ा इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा BMO में, उसने कहा ना निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन थे आपके पास 14 अब 13 हो गए, मैंने कहा अच्छा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन निकलने के दो केस हैं, तो BMO से इलेक्ट्रॉन निकले या ABMO से इलेक्ट्रॉन निकले, मेरी बात को समझ पा रहे हो ना, BMO से इलेक्ट्रॉन निकले या ABMO से इलेक्ट्रॉन निकले, क्लियर। लेकिन BMO से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बॉन्ड ऑर्डर घटता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी कम हो गई, कम क्या, 0 हो गई, एक ही चांस बचा, ABMO से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लो जी, ये सब खत्म हो गया है। ये टेबल थी आपी के सिनॉप्सिस की, जिसको समराइज करके इसमें लिखा हुआ है, क्लियर। इसको अगर आप चाहो तो हाईलाइट करके मैं दिखा देता हूं, इसके बाद हम S ब्लॉक एलिमेंट शुरू करने जा रहे हैं। देखो जी, क्लियर, बॉन्ड ऑर्डर का और बॉन्ड लेंथ का, ये दो बातें मुझे बता रखी हैं, ये बॉन्ड ऑर्डर है, ये बॉन्ड लेंथ है, ठीक है जी। तो B2 में आपको पता था सिंगल बॉन्ड है, C2 में आपको पता डबल बॉन्ड है, N में आपको पता ट्रिपल बॉन्ड है, O में डबल बॉन्ड है, F में सिंगल बॉन्ड है, ये भाई साहब तो इस दुनिया में है ही नहीं।
ठीक बात। अब ये दो डबल बॉन्ड कंपेयर हुए, दो डबल बॉन्ड, फिर मैंने आपसे क्या कहा, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनमें से बड़ा कौन, रेडियस बताओ भी जल्दी से, लेफ्ट टू राइट। कार्बन का साइज लार्ज है, क्लियर ना, कार्बन का देखो 131 क्या चीज है, बॉन्ड लेंथ, 121 क्या बॉन्ड लेंथ, तो बिल्कुल ठीक है। जब दोनों में डबल था तो डबल बेसिस तो इग्नोर हो गया, दोनों में डबल बॉन्ड था, डबल बेसिस इग्नोर हो गया। वापस बोल रहा हूं, डबल बॉन्ड था तो डबल का बेस तो इग्नोर हो गया। अब कार्बन का साइज लार्ज था, ये 131 है, ये 121 है, और जिसकी बॉन्ड लेंथ जिसकी बॉन्ड लेंथ कम है, ऑर्डर ज्यादा है, ऑर्डर ज्यादा है कम है, और ऑर्डर ज्यादा तो उसकी एनर्जी भी क्या है, ज्यादा है, चेक कर लो। बस एक पंगा है, बस कार्बन कार्बन में यहां पे लोन पेयर्स नहीं है, जबकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के अंदर, हाँ डबल बॉन्ड के अंदर एक एक ऑक्सीजन के अंदर डबल डबल लोन पेयर होंगे, और इनका रिपल्शन भी वर्किंग होएगा, ये मान के चलो आप। लो जी, अब मैं सारी बातें आपसे कर चुका हूं, तो अब एस ब्लॉक एलिमेंट पे चल रहे हैं भाई। वैसे भी आपने मेरे 10 मिनट खराब कर दिए लॉगिन के चक्कर में। 853, चलो जी शुरू करते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन जब एंटर करे किसके अंदर, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है एस ऑर्बिटल में, पहली बात, ठीक है। अब इसके मेंबर्स लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, ये तो मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, क्लियर। आयोनाइजेशन एनर्जी विदाउट एनी टेंशन, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, ग्रुप 1 में भी और ग्रुप 2 में भी, क्लियर है। हाँ, अगर कोई मिलेगा आपको शायद याद भी आ जाएगा कि टीचर ने बात आपसे की थी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एल्कली अर्थ एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स, तो आप बोलोगे सर हमें पता है कि फर्स्ट ए से ज्यादा, फर्स्ट ए से ज्यादा, लेफ्ट से राइट बढ़ती है ना, फर्स्ट ए से ज्यादा किसकी होएगी, सेकंड ए की। लेकिन कोई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ए कंपेयर कर ले, तो आप बोलोगे इसका कॉन्फ़िगरेशन अब नोबेल जैसा हो गया है, इसका फर्स्ट ए जैसा हो गया है। इंडिविजुअल कंपैरिजन में सेकंड थर्ड फोर्थ में, फोर्थ कंपैरेटिवली ज्यादा, लेकिन इंडिविजुअल कंपैरिजन नहीं हो रहा। ग्रुप के फर्स्ट ए का फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड ए का फर्स्ट एंड सेकंड, तो अगर लेफ्ट से राइट गए तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई, हाँ जी बढ़ गई। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 एंड 2, जिसका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली बढ़ गई है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बात करो, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बात समझ में आ जाएगी। मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहे हैं विदाउट एनी टेंशन। ग्रुप 2 में भी सेम हो रहा है टॉप टू बॉटम। तो मैं तो कहता हूं बच्चे को ना, कॉपी का पेज उठाओ, उसके बाद मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम, ग्रुप 2 मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम, एलिमेंट्स के नाम भी मत लिखो, बस बात खत्म करो। मेटेलिक बॉन्डिंग इनके अंदर वीक है। एक चैप्टर हुआ करता था डी ब्लॉक एलिमेंट, वहां सीखा था जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होएगी, मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होएगी। लेकिन इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही बेचारे के पास एक दो, दैट्स वाई इनके अंदर जो आपका मेटेलिक बॉन्डिंग है वो वेरी वीक टाइप की बॉन्डिंग है। चेक करा लें जी, बस ये कहानी यहां खत्म हो जाएगी। दे आर सॉफ्ट, क्योंकि इनके अंदर बॉन्डिंग कैसी है, वीक है। दे आर सॉफ्ट क्योंकि इनकी बॉन्डिंग कैसी, वीक, अनपेड इलेक्ट्रॉन ही कम है। वही हालत सेकंड है, लेकिन कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। साइज भी इनका क्या कर गया, सेकंड डे वालों का थोड़ा सा छोटा कर गया, सेकंड डे वालों का साइज थोड़ा सा छोटा हो गया। दैट्स वाई फर्स्ट डे के कंपैरिजन में इनका मेटेलिक बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग है कंपेरेटिवली। मैं फिर कह रहा हूं, नजर मारो मेटेलिक बॉन्डिंग, आप सारा काम इससे संभाल लोगे, और फर्स्ट डे सेकंड डे में से सेकंड डे वालों की मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बता दोगे, कहानी खत्म।
ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्डिंग हिट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मेटल इज वेरी लो। और आपको अगर याद आए, हो सकता है उस टाइम पे अकल ना आई हो, लेकिन अब तो डी ब्लॉक पढ़ा हुआ है, अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे डेल्टा एच एटोमाइजेशन उतना ज्यादा, लेकिन यहाँ मेटेलिक बॉन्डिंग भी वीक है, एटोमाइजेशन भी वीक है, अनपेड भी कम है, वीक बॉन्डिंग है। तभी तो फर्स्ट सेकंड वालों में से फर्स्ट वालों को इजीली क्या कर सकते हो, हेंस दे आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डेल्टा एच हाइड्रेशन, डेल्टा एच हाइड्रेशन डायरेक्टली टू चार्ज, इनवर्सली टू साइज। ठीक है जी, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, रुबिडियम प्लस, क्लियर। ऐसे आगे बढ़ते जाओ, के प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजीएम प्लस। हिट ऑफ हाइड्रेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर कोई बेरिलियम +2 से लेकर बेरियम +2 तक बात करेगा तब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और कोई फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करेगा तो आप ही बता दो, क्योंकि इसका चार्ज क्लियर है, साइज भी कम है और चार्ज भी बड़ा ज्यादा है। इवन लिथियम का कंपैरिजन बेरिलियम से करते हो तो 5 गुना हो जाती है, उसकी 400-500 है, उसकी 2500 है। आप याद करो, क्लासी के अंदर एक पेज खोल के बताया था आपको सिनॉप्सिस का। ठीक है जी, अब इसके इफेक्ट क्या आने शुरू हो गए, इसके इफेक्ट ये आने शुरू हो गए कि अब वो आपसे डिस्कशन करेगा जिसका साइज डेल्टा एच हाइड्रेशन ज्यादा होगी मान लो, क्लियर, तो उसका हाइड्रेटेड आयन का जो साइज है वो बढ़ जाना है, और हाइड्रेटेड आयन का साइज बढ़ गया तो मोबिलिटी कम हो जानी है। मोबिलिटी अगर कम हो गई तो कंडक्टिविटी भी कम हो जानी है। अब इसी को बेस बनाकर उसने यह क्वेश्चन लिख रखे हैं, हमें तो क्वेश्चन पे फोकस करना है। हाइड्रेटेड एनर्जी रेडियस बोलो तो जी लिथियम प्लस का ज्यादा है, मोबिलिटी लिथियम प्लस की कम है, हाइड्रेशन रेडियस सब कुछ कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो आपको तो सिर्फ हेडिंग पे फोकस करना है, हेडिंग पे। अगर आपको बात समझ में आ जाए तो इसको जरूर लिख लेना, क्योंकि अब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े हुए बच्चे हो, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पता है बड़े आयन की मोबिलिटी कम है, और जिसकी मोबिलिटी कम है, बड़े आयन की मोबिलिटी कम है, और जिसकी मोबिलिटी कम है उसका कंडक्टिविटी भी कम है। लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री है, पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इस पे फोकस रखना बड़ा जरूरी है। इसी के साइड इफेक्ट आने शुरू हो गए। अब साइड इफेक्ट क्या, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग गए, जैसे लिथियम 2 वाटर, स्ट्रोंशियम 6 वाटर, बेरियम 2 वाटर, कैल्शियम 6 वाटर। Na और Cl के साथ ऐसा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि फर्स्ट डे के कंपैरिजन में सेकंड डे वालों का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। दैट्स व्हाई NaCl KCl डू नॉट फॉर्म सच हाइड्रेट्स। हाइग्रोस्कोपिक आपको बताया ही था, एक बताया था डिलिक्विसेंट, एक बताया था हाइग्रोस्कोपिक, एक बताया था आपको, बड़ी याद आ रहा है, तो ये तो मैंने बोल दिया। हाँ, ये फ्लोरोसेंट बोला था ना, उसमें क्या था, एस्केप किया था पानी, डिलिक्विसेंट में घुल गया था, हाइग्रोस्कोपिक में पानी जुड़ गया था सिर्फ। ठीक है ना, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैलाइड्स और हाईली हाइग्रोस्कोपिक, वो तो पता ही ऊपर से पढ़ते आ रहे। एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड हाइड्रोलाइज विद द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे BeCl2 ये इस फॉर्म में, MgCl2 थोड़ा सा हीट किया, ये भाई साहब ये इस हालत में आ गए, MgCl2 6 वाटर। ये अगर आपको उसने कहा कि पानी उड़ाकर, इसमें एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, आप चाहते हो हीट करो और पानी उड़ जाए और MgCl2 बन जाए, तो ये इम्पॉसिबल की कैटेगरी में जा रहा है। ऊपर लिखा है ना, ये हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। इसीलिए इफ यू वांट टू कन्वर्ट MgCl2.6 वाटर टू MgCl2, तो यहां ड्राई HCl लो, फिर इसको हीट करो, तब ये बन जाएगा।
कुल मिलाकर इस पूरे में एक सिम्टम आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि जितने भी तुम्हारे पास ये सेकंड डे के हाइड्रेट्स है, इनसे इनका हेलाइड डायरेक्ट नहीं बना सकते, इनका हाइड्रोलाइसिस होता है। लाइन को हम चेक कर ले, हाइड्रोलाइज विद द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। डेंसिटी में भी पंगा था, अगर आपको याद आ जाए तो। क्लियर है? ये रहा। हाँ बिल्कुल समझ में आ गई बच्चों को बात। क्लियर? ग्रुप 1 में भी यही हालत थी। क्लियर? मैंने कहा था ना, ग्रुप 1 की नाक किसने कटाई डेंसिटी के मामले में? क्लियर? वो नाक इसी ने कटाई है। होना क्या था, एक्सपेक्टेड क्या था? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लेकिन आंसर क्या है? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है जी। सेकेंड में भी सेम हरकत हुई, लेकिन बेरिलियम का साइज इतना स्मॉलर था। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। बेरिलियम का वॉल्यूम सुपर डाउन चला गया, उससे उसकी डेंसिटी कंपेरेटिवली बढ़ गई। तो यहां थोड़ी ज्यादा गड़बड़ हुई है। ये वाली गड़बड़ तो होनी थी, मैग्नीशियम कैल्शियम वाली गड़बड़ तो होनी थी। बेरिलियम का भी ज्यादा हो गया डेंसिटी। वजह आपके सामने है। बस आप ऑर्डर याद कर लो, इसकी नीड नहीं है क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर नहीं लिखना। एमपीबीपी फर्स्ट डे सेकंड डे के मैं तो रिकमेंड नहीं करता। मेरे को डी ब्लॉक के जितने एमपीबीपी आपने करवाने करवा लो। लेकिन यहां एक हमारे लिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा लक अच्छा है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तो हम क्यों टेंशन ले, वैसे भी रेगुलर है। यहां गड़बड़ है, तो इनके लिए मैंने एक साफ सी बात की है। कम से कम छोटी एस ब्लॉक में इग्नोर कर सकते हो एमपीबीपी। फ्लेम कलरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्लेम कलरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जनरली क्वेश्चन क्या आता है, पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, या सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या साइज बड़ा होने की वजह से। क्लियर ना? या लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहां बेरिलियम नाटक करने लग गया, और मैग्नीशियम इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। रिमेनिंग ऑल, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। सारे के सारे फर्स्ट डे वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाँ जी कर रहे हैं। क्या सेकंड डे वाले सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं, बेरिलियम मैग्नीशियम नहीं कर रहा। क्वेश्चन तो ये बनेगा, आउट ऑफ द 4 विच एलिमेंट पार्टिसिपेट इन द फ्लेम कलरेशन? फर्स्ट डे वाले सारे कर रहे हैं क्योंकि इनका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। बेरिलियम मैग्नीशियम की तो और ज्यादा है क्योंकि इनके साइज क्या है, स्मॉल चल रहे हैं। और आपको पता है कलर की वजह क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन। क्लियर? तो मैंने आपको बता रखा है वीआईबी जीवाईओर का उल्टा बोल दो। तो रेड कलर, क्रिम्सन रेड कलर किसका आया? लिथियम का। सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम आपके पास LiLaC। क्लियर? जबकि मैं इसको जनरली बोलता हूं क्या, कि अगर आपके पास लिथियम है तो रोजी रेड, क्रिम्सन रेड, पिंक रेड, सोडियम गोल्डन, उसके बाद वॉयलेट, रेड वॉयलेट और ब्लू। जबकि इसमें चले अगर कैल्शियम ब्रिक रेड, स्टोनशियम क्रिम्सन रेड, रेड रेड ग्रीन रेड। बस इसी का बोलबाला है। क्यों? वो इसी नीचे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। रीजन है ना बच्चे, इनकी साइज स्मॉल है। फिर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी चाहिए तो वेवलेंथ कम वाला है। यहां पर आप समझो ना, वेवलेंथ कम वाला एब्जॉर्ब होएगा, इमिट ज्यादा वाला होएगा। अगर आपको डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री याद आ रही है, एब्जॉर्ब ज्यादा, इमिट कम। इमिट कम तो वेवलेंथ क्या आएगा, ज्यादा वाला। तभी तो सारे मैक्सिमम रेड रेड ग्रीन ही है। रेड रेड ग्रीन रेड, ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन और कैरामाइन रेड। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो तो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करो तो लिथियम को हटा देना, सोडियम को हटा देना, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम से शुरू कर लेना।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब तो पता ही है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट द करंट प्रोड्यूस्ड। अब हम एंट्री कर गए हैं भी केमिकल प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, तो मैंने आपको कहा था इसके अंदर ना ई नोड बेसिस पे, याद आ जाएगा आपको मैंने क्या बताया था, ले रब से कहना। किसके बेसिस पे, ई नोड के बेसिस पे, और ई नोड के बेसिस पे आंसर देना है। इन सबके ई नोड कैसे है, नेगेटिव है, और आपको कोड बना दिया था ले रब से कहना, ले रब से कहना। ये इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हो गई। ई नोट को याद करके थोड़ी बैठेंगे यार, ई नोट को रट्टे थोड़ी मारेंगे। तो ई नोट का जो 3-3 डिजिट तक, मतलब पॉइंट के बाद भी तीसरे डिजिट तक वैल्यू तो करने के बाद ये आंसर है, ले रब से कहना। इट इज अ डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, और सब बच्चों को पता है, सब बच्चों को पता है जिसका भी ई नोट जितना माइनस होएगा या कम होएगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसको पढ़ने की नीड ही नहीं है, इसको पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया था अगर आपको कहीं भी रिएक्टिविटीज पढ़नी हो तो सबसे पहले एयर लिख लिया करो, फिर ऑक्सीजन लिख लिया करो, फिर नाइट्रोजन लिख लिया करो, फिर CO2 लिख लिया करो, फिर मॉइस्चर लिख लिया करो। ऑक्सीजन के साथ क्या क्या बनेगा, सिंपल ऑक्साइड, और क्या बनेगा, पर, और क्या बनेगा सबको पता है, सुपर ऑक्साइड। क्लियर। नाइट्रोजन के साथ क्या बनेगा, नाइट्राइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बनेगा, कार्बोनेट। और यहां क्या बनने, हाइड्रोक्साइड्स। तो अगर सुन पा रहे हो तो अच्छी बात है, बातें समझ जाओगे। तो मेरे से कोई बोलेगा ऑक्साइड, मैंने कहा जी ऑक्साइड का फर्स्ट के साथ फॉर्मूला M2O। क्या सारे के सारे ऑक्साइड बनाएंगे, अब बना लेंगे, लेकिन टॉप से बॉटम पर ऑक्साइड से सुपर ऑक्साइड तक बढ़ जाओगे। लेकिन जब सेकेंड डे की बात करोगे, इलेक्ट्रॉन निकालने मुश्किल हो गए, तो पहले जनरल टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे और फिर बड़ी मुश्किल से पर ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन कोई सुपर ऑक्साइड इनका नहीं बनेगा। अगर आपको बात समझ में आ रही हो तो अच्छी बात है, मेरा कहना समझो मैं क्या कह रहा हूं। अगर कोई फर्स्ट का मेटल होएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इजी है। जबकि अगर आप मेरे को सुन पाओ, सेकंड डे इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन डिफिकल्ट है। तो जब आप सेकेंड डे का कोई मेटल उठा के बैठे हो तो बॉन्ड टूट जाएंगे, लेकिन कोई फर्स्ट डे का मेटल उठा के बैठे हो आप तो बॉन्ड आपके पास सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुनना भाई, अगर दोनों बॉन्ड टूटे तो बनता है सिंपल ऑक्साइड, एक बॉन्ड टूटे तो क्या बनता है, पर ऑक्साइड। अदरवाइज पूरा पूरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। तो इसीलिए बार बार आप जिस वे से जाना चाहते हो उस वे से सीख जाओ। फर्स्ट डे में टॉप से बॉटम तक सुपर ऑक्साइड बनाने का नेचर बढ़ रहा है, सेकेंड डे के अंदर टॉप से बॉटम नो सुपर ऑक्साइड, ओनली वन पर इज देयर, दैट इज बेरियम पर। और लॉजिक ऑक्सीजन के बॉन्ड टूटने से रिलेटेड है, लिखा नहीं मिलेगा यहां पर, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये लॉजिक है इसका। और उसके बाद आपको पता है KO2 का यूज होता है रूम फ्रेशनर में, क्लियर ना। हाई प्रेशर पे टिका रहेगा, लो प्रेशर होती खट्ट से टूट जाना है इसमें। हाई प्रेशर पे स्टेबल है, किसी भी बोतल के अंदर भर के हाई प्रेशर पे रख सकते हो, और जैसी प्रेशर कम हुआ टुकड़े हो गए। क्यों भाई, अब देखो भाई, बेरिलियम मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर बिकॉज ऑफ द ऑक्साइड फिल्म।
बेरिलियम का डायगोनल रिलेशन आपको पता है एल्यूमिनियम के साथ होता है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस पाउडर्ड बेरिलियम बर्न्स ब्रिलियंटली। इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, रिएक्टिविटी भी बढ़ गई, सरफेस एरिया बढ़ गया। तो बेरिलियम अगर पाउडर्ड फॉर्म में है तो रिएक्ट फास्ट कर रहा है। और आपको सबको पता होना चाहिए ऑक्सीजन के साथ सिंपल ऑक्साइड और नाइट्रोजन के साथ बेरिलियम Be3N2। मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा लॉजिक लगा दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई तो बॉन्ड डिसोसिएशन इजी है, तो ऑक्साइड भी बन सकता है, नाइट्राइड भी बन सकता है। लेकिन अगर आयोनाइजेशन एनर्जी अगर आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाए तो बॉन्ड डिसोसिएशन डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी नहीं मिलेगी। तो फिर उन्होंने सिंपल ऑक्साइड की जगह पे पर और सुपर बनाने। ये देखो डाइऑक्सीजन, लिथियम ने सिंपल बनाया मोनो सम ऑफ पेरोक्साइड, सोडियम ने पेरोक्साइड सम ऑफ सुपर ऑक्साइड। क्लियर, ये सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला है। स्टेबिलिटी ऑफ पर और सुपर इंक्रीजेस एज द साइज ऑफ मेटल के टाइप। इसका लॉजिक अलग है, मेरा लॉजिक आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंडेंट है। अगर दिमाग लगा लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्टेबलाइजेशन ऑफ लार्जर एनायन। वो तो पुराना रूल है जो हमने बार बार आपकी क्लास में बोला, दोस्ती बराबर वालों में अच्छी होती है। तो लिथियम की दोस्ती किसके साथ ज्यादा अच्छी है? -2। लेकिन मैं अब सोच के चलता हूं, अब आप थोड़ा सा सोचना शुरू करो। लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ी ज्यादा है तो बॉन्ड टूट जाएगा उसकी प्रेजेंस में। लेकिन अगर नीचे की तरफ बढ़ोगे, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है तो इसका बॉन्ड तोड़ना एनर्जी मिल ही नहीं रही। जितनी एनर्जी आप दोगे इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या बन जाएगा? ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इतनी सी बात है बस। और अगर किसी का हाइड्रोलाइसिस करवा दो तो मैंने तो यहां सिंपल सा रूल बताया, एवरी एलिमेंट और कंपाउंड और हाइड्रोक्साइड और सल्फेट और कार्बोनेट जब भी पानी से रिएक्शन करेगा तो एक ही चीज बनती है, हाइड्रोक्साइड। अगर Na2SO4 Na2CO3 क्लियर, ऐसे तुम Na2O Na2O2 पानी में डाल दो तो एक ही चीज बननी है, कौन? मेटल का हाइड्रोक्साइड। हाँ, अगर ये पेरोक्साइड लेके चलोगे तो यहां भी पेरोक्साइड, और सुपर लेके चलोगे तो ऑक्सीजन। ऐसे थोड़ी बोला था पीछे कि KO2 को हम रूम फ्रेशनर में यूज करते हैं, KO2 को हम रूम फ्रेशनर में यूज करते हैं। तो अब आगे इसी बात को लिख देगा वो, पढ़ो, दिख रहा है भाई? The oxides and peroxides are colorless when pure, when the superoxides are yellow or orange in color और पैरामैग्नेटिक। वो तो होना ही था, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। CO2, अब इस इंफॉर्मेशन को बार बार पढ़ने की नीड का है, सोच के देखो ना, वैसे याद हो जाएगा ये तो। CO2 is used in breathing devices to remove moisture and CO2 from exhaled air generating oxygen। ये सुपर ऑक्साइड है, पानी से रिएक्शन हुआ KOH2O2 और साथ में कौन निकला? ऑक्सीजन। एक्शन विद नाइट्रोजन में बड़ी सिंपल सी बात है भाई, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होएगा कैन फॉर्म नाइट्राइड। मैं कह रहा हूं एक लॉजिक अपने दिमाग में डाल लो परमानेंटली, चाहे समझने में एक बार दिक्कत हो, दूसरी बार दिक्कत हो, तीसरी बार कहो गया यार इसको पढ़ना नहीं है, समझना है कि लिथियम जो है उसका इलेक्ट्रॉन निकालना, लिथियम जो है उसका इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, तो हाई एनर्जी की डिमांड है, तो N का बॉन्ड भी टूट जाना है, तो उससे Li3N टाइप का कंपाउंड बना सकते हो, Li3N टाइप का कंपाउंड बना सकते हो, लिथियम नाइट्राइड टाइप का कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इसकी जगह पे सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, तो भाई मना कर दो। लिथियम इज द ओनली एल्कली मेटल विच रिएक्ट
with nitrogen to form Li3, and which is ruby red. Formation of lithium nitride is possible due to high lattice energy. तो ठीक है, ये -3 है, ये +1 है, जिसका साइज लार्जर है, चार्ज ज्यादा, उसकी लेटेस्ट एनर्जी हाई हो गई। इसका बनना भी तो, फॉर्मेशन भी तो इसका फेवर कर रहा है ना, एनर्जी रिलीज होने की वजह से। और जो सेकेंड डे वाले सारे रिएक्ट करते हैं, लेकिन टॉप से बॉटम स्टेबिलिटी कम होगी नाइट्राइड्स की। बेरिलियम का नाइट्राइड बनेगा वो खतरनाक स्टेबल होएगा, मैग्नीशियम का बनेगा तो लिथियम से डायगोनली वो भी स्टेबल होएगा। टॉप से बॉटम स्टेबिलिटी ऑफ द नाइट्राइड्स क्या होएगी, कम। बोलो भाई, इस पैराग्राफ को पढ़ना, ये वाले को, ये पैराग्राफ पढ़ना। दे हैव enthalpies of formation are quite stable to heat. BeO has a polymeric structure with each beryllium tetrahedrally surrounded by 4 oxygen atoms. This imparts it is a high MP compound due to which it is used as a refractory material. आपको पता है refractory material का मतलब क्या होता है? आप मेरे से पूछने आए थे। हाँ वही, इनर लेयर ऑफ द फर्नास। जो भी आपके पास मेटलर्जी में, जो भी आपके पास मेटलर्जी में फर्नास यूज करोगे, क्लियर है, वहां यूज होता है ये रिफ्रैक्टरी, हाई एमपी की वजह से। ये सारी बातें पुरानी हो गई हैं जो यहां लिखी है ना, क्लियर। पानी से रिएक्शन करवानी है, सबको पता है यार क्या बनने हैं, हाइड्रोक्साइड बनने। मैं तो कह रहा हूं कि यार सिर्फ इतना सा लाइन लिख दो, बात खत्म हो जाएगी। दे विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स विद बेसिक नेचर। ठीक है भाई। एल्कली मेटल एक्सेप्ट लिथियम रिएक्ट्स विद प्रोटॉन डोनर। वो तो अब इसको पढ़ने की बजाय तुम्हें कोई कह देगा भाई आपके पास अगर इथाइन है, इसे सोडियम का रिएक्शन कराना है, आप कहोगे हमें हाइड्रोकार्बन्स याद आ गए। वन एल्काइन्स आर एसिडिक इन नेचर, दे कैन रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। सिमिलरली कोई मिथेनॉल से सोडियम की रिएक्शन करवाएगा, आप बोलोगे यस एल्कोहल्स आर आल्सो एसिडिक इन नेचर, दे विल रिएक्ट विद सोडियम एंड लिबरेटेड हाइड्रोजन। कोई बोलेगा अमोनिया, आप बोलोगे अमोनिया एंड सोडियम, सोडियम इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, अमोनिया नाउ बिहेव्स एज एसिड, विल फॉर्म द सोडामाइड, रिलीजेस हाइड्रोजन। अब इन बातों को अगर क्रैमिंग करने बैठ गए फिर तो एस ब्लॉक हो गया, अगर क्रैमिंग के बिना निकलोगे तो बहुत अच्छा हो गया। चाहो तो इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ लो, मेरे को तो इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। एक्शन विद वाटर, और यहां आपके पास क्या था, एक्शन विद नाइट्रोजन, यहां आपके पास ऑक्साइड्स हो गए, क्लियर। तो ये सब चीजें छोटी मोटी सी हैं, कोई बहुत हैवी नहीं है। इसके बाद जनरल में क्या करेगा, इसका बेसिक बिहेवियर पढ़ाएगा, बेसिक बिहेवियर। तो आप बोलोगे सर हमें पता है टॉप से बॉटम, टॉप टू बॉटम बेसिक बिहेवियर इंक्रीज कर रहा है, ये रहा। अब इसको याद करने की नीड थोड़ी, तो हमें पता है कि पेपर में बार बार जब भी आना है टॉप से बॉटम, चाहे फर्स्ट है चाहे सेकंड है, बेसिक नेचर क्या करेगा, इंक्रीज। जितना लार्जर साइज है, गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होना है। और बेरिलियम के बारे में पहले भी बताया था आपको, डजंट रिएक्ट इवन विद बॉइलिंग वाटर। और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड वैसे भी किस नेचर का है, एसिडिक है ही नहीं। इसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से मैच करती हैं। इवन तुम्हारे यहां तो दे रखा है कि बेरिलियम को हम ट्रू एल्कलाइन अर्थ मेटल भी नहीं मानते, बेरिलियम को हम ट्रू एल्कलाइन अर्थ मेटल भी नहीं मानते। ये लिखो जी। अभी दोनों रिएक्शन आपने पढ़नी है, मैं इसमें बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्योंकि सारी बातें कॉमन चल पड़ी हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। फर्क यही समझ में आएगा 11th का और 12th का। ये देखो, बेरिलियम के पास एम्प्टी,
पी ऑर्बिटल पड़े में, उसी में इसने एक हाइड्रोक्साइड यहां, एक हाइड्रोक्साइड यहां एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस जगह तो ये एसिड है और एसिड से रिएक्शन करे तो इस जगह पे ये क्या है, बेस है। छठा नंबर रिएक्शन हाइड्रोजन से है, फिर वही टॉप से बॉटम। रिएक्टिविटी तो पता है सीजीएम रिएक्ट करेगा, लेकिन स्टेबिलिटी एलआईएच की ज्यादा हुई। हेडिंग्स पकड़ो, सिर्फ मैं फिर कह रहा हूं आपसे हेडिंग पकड़ो। एक्शन विद डाई हाइड्रोजन, आपने कहा जी ठीक है रिएक्ट कर गया, फॉर्मूला एमएच बन गया। पहले रिएक्ट कौन किया, सीजीएम किया, लेकिन स्टेबल कौन हुआ, एलआईएच हुआ, क्योंकि फ्रेंडशिप बराबर वालों में अच्छी होती है। बोलने को लेटेस्ट एनर्जी बोल देगा वो, रीजन तो वही बना, लॉजिक तो वही बना। ग्रुप टू के अंदर all the elements except beryllium combines with hydrogen upon heating to form their hydride, general formula MH2। और BeH2 बनाने का तरीका, क्योंकि बेरिलियम सब जगह नोटंकी कर रहा था, आपने देखा ही था, और इसीलिए बाद में जाकर ना बेरिलियम के बारे में लिख देगा एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। सारे रिएक्ट कर रहे हैं, बेरिलियम ना पानी से डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा है, किसी से भी नहीं कर रहा, हाइड्राइड भी डायरेक्टली नहीं बन रहे, इनडायरेक्टली एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके बना रहे। कारण क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर बनना। कारण क्या है, हाई एमपीबीपी। कारण क्या है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। कारण क्या है, छोटा साइज। क्लियर है बात ये वाली। हाँ भाई, नेक्स्ट है हेलोजन्स के साथ। फर्स्ट वाले क्या फॉर्मूला बना देंगे, mx। सेकेंड वाले क्या फॉर्मूला बना देंगे, mx2। फर्स्ट वाले mx, सेकेंड वाले mx2। फर्स्ट वाले mx, सेकेंड वाले mx2। रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करोगे एज यूजुअल, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल रही थी आपसे, रिएक्टिविटी ऑर्डर है। रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर की लाइन है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर की लाइन फर्स्ट के मेटल्स की है, और सबको पता है लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सीजीएम है। और सबका बनना एक्सो है। अब ये फालतू की लाइनें जोड़ रखी हैं जिसको लेकर बच्चे मेरे पास ढेरों बार आते हैं, और मैं तो सिंपल सी बात करता हूं भाई, सबका डेल्टा एच फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, और कई सारे फैक्टर जुड़ जाएंगे। सबका डेल्टा एच फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, पढ़ देता हूं। डेल्टा एच फॉर्मेशन वैल्यूज फॉर फ्लोराइड्स बिकम लेस नेगेटिव एज वी मूव डाउन द, तो होना ही था। लिथियम फ्लोराइड के कंपैरिजन में सीजीएम फ्लोराइड का डेल्टा एच फॉर्मेशन कम है। कारण है फ्रेंडशिप बराबर वालों में अच्छी होती है, तो इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या है, माइनस में ज्यादा है। इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन माइनस में कम है माइनस में ही, है माइनस में ही। चलो, द रिवर्स इज ट्रू फॉर बाकी सभी, क्योंकि फिर फ्रेंडशिप बराबर वालों में अच्छी होती है। मतलब क्या, यहां अगर मैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लिख दूं, तो शुरू शुरू में, मतलब अगर मैं इस जगह पे एम लिख रहा हूं और इस जगह पे एक्स लिख रहा हूं, एक्सेप्ट फ्लोराइड, डेल्टा एच एफ नेगेटिव तो है ही, उसमें तो कोई समझौता है ही नहीं, या लेस है। और यहां आते आते डेल्टा एच फॉर्मेशन रिवर्स इज ट्रू, मतलब क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि बाकी हेलाइड्स के साइज भी क्या हो गए, लार्ज हो गए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसकी नीड नहीं है, रिकॉर्ड में ही क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी समझना चाहते हो तो बात सिंपल है, लिथियम का साइज छोटा, फ्लोराइड का छोटा, दैट्स व्हाई लिथियम फ्लोराइड जो बनेगा उसका डेल्टा एच फॉर्मेशन ज्यादा होएगा, मतलब स्टेबल होएगा वो। और वही लाइन वापस लिख दी इसने यहां आकर। MPBP follows, always follow the
ट्रेंड, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। फिर बेरिलियम वापस नौटंकी पे आ गया, कहता जी मैं भी फ्लोराइड इजीली नहीं बनाऊंगा, हेलाइड इजीली नहीं बनाऊंगा, तो बीईओ करके उस पे कार्बन की प्रेजेंस में एक रिड्यूसिंग एजेंट लेकर फिर क्लोरीन की रिएक्शन करवाइए, या फिर अमोनियम बेरिलियम फ्लोरेट या फ्लोरीन का फ्लोराइड, क्लियर, तो उसको हीट करके BeF2 बनाए। तो बेरिलियम की सारी रिएक्शन इकट्ठी कर लोगे। मान लो एक पेज पे बेरिलियम को फोकस करके चल रहे हो आप, तो बेरिलियम का हाइड्रोजन से रिएक्शन, बेरिलियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन, बेरिलियम का हेलोजन से रिएक्शन, सभी जगहों पर इस टाइप की आपको प्रॉब्लम फेस, तो उसको अलग पेज पे कलेक्ट कर लो, नहीं तो पीछे एनॉर्मलस बिहेवियर दे ही रखा है। और आपको एक बात बताई हुई है, जो जितना कोवलेंट होएगा उतना उसके अंदर पॉलीमेरिक नेचर आने की आदत होगी। आयनिक कंपाउंड कभी पॉलीमर नहीं बनाते, कोवलेंट बनाता है, कोवलेंट बनाता है पॉलीमर। तो BeCl2 कोवलेंट नेचर का है। किस रूल ने समझाया? चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग, फजांस ने। तो ये कोवलेंट इन नेचर एंड एग्जिस्ट इन मोनोमर इन वेपर, वो तो पता ही था। वेपर, लिक्विड, सॉलिड, वेपर में मोनो, लिक्विड में डाई, सॉलिड में poly, clear, dimer in liquid and has a polymeric structure in solid phase, the chloro bridged dimer। कैसे चेक करो, अगर आप सुन पा रहे हो तो अच्छी बात है। इनके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल्स है, इन्हीं को बस इनके लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं, तभी बोला हुआ है वर्ड क्या, क्लोरो ब्रिज्ड, क्लोरो ब्रिज्ड, क्लोरो ब्रिज्ड। द क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर इन वेपर फेज डिसोसिएट इनटू द लीनियर मोनोमर एट हाई टेम्परेचर। क्लोरो ब्रिज का मतलब समझा रहा था मैं आपको, बाकी लाइनें आपको पता है 1200 केल्विन पे एग्जैक्टली मोनोमेरिक फॉर्म में आ जाएगा। हाई टेम्परेचर फेवर्स द मोनोमेरिक स्ट्रक्चर। लो जी, टाइम आपके पास 11 मिनट है। अब जो ये टॉपिक लिखा हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जा रहा है। क्लियर? आपको याद होएगा मैंने तब भी आपको बताया था, एक M लिखो, साथ में आप इस जगह पे M का प्लस बनाओ, यहां आप अमोनिया लिखो, इस जगह पे इसका इलेक्ट्रॉन लिखो, इस जगह पे अमोनिया के X+Y मोलिक्यूल्स यूज करो, तो ये अमोनिएटेड मेटल केटायन, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। X और Y क्या है? X और Y मेरे पास नंबर ऑफ द अमोनिया सोलवेट, मतलब जो सोल्यूट सोलवेंट पे सोलवेंट होएगा वो उसको सोलवेशन कर रहा है, हाइड्रेशन वर्ड नहीं यूज कर पा रहा मैं। तो दो चीजें होंगी यहां, कंडक्टिविटी आपके बोर्ड पे लिखा था लास्ट ईयर, आयंस भी रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन्स भी, और कलर के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है। पढ़ लो भाई, इस सारा स्टेटमेंट पढ़ लो यहां से। डीप ब्लू कलर, मैग्नेटिज्म के लिए भी, हाँ बोलो, कनेक्शन टूट गया था तेरा, तो ये मेटल है, ये अमोनिया के X+Y मोलिक्यूल्स है। मेटल की आदत इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन मेटल यहां पड़े हुए हैं। उसके बाद अमोनिया के X+Y मोलिक्यूल 2 3 4 5 6 जैसे भी सोलवेट होगा मेटल के अकॉर्डिंगली, तो X अमोनिया मेटल को क्या कर गए, सराउंड कर गए, और Y अमोनिया
इलेक्ट्रॉन को सराउंड कर गए। इसको बोल दिया अमोनिएटेड मेटल कैटायन, इसको बोल दिया अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। कोई पूछेगा कंडक्टिविटी की वजह क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहती है आयंस एंड इलेक्ट्रॉन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी। कोई पूछेगा कलर की वजह क्या है, तो पूरी केमिस्ट्री बोलती है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिलहाल रीजन है। कोई बोलेगा मैग्नेटिज्म की वजह क्या है, तो मैं बोलूंगा वो भी इलेक्ट्रॉन्स ही है। ठीक है ना। इफ द ब्लू सॉल्यूशन इज अलाउड टू स्टैंड, अगर इसको पड़ा रहने दे तो कलर धीरे 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 फेड होता चला जाएगा, कलर धीरे धीरे फेड होता चला जाएगा। और कलर के फेड होने की वजह क्या है, क्लियर। एक तो ये है कि लिथियम हो सोडियम हो कोई भी हो, इन दोनों में रिएक्शन स्टार्ट होगी। लिथियम का अमाइड, अब ध्यान से सुन लो भाई, लिथियम अकेला ऐसा है जो इमाइड बना रहा है। बाकी अगर कोई सोडियम वोडियम होगा तो क्या बनाएगा, सोडियम अमाइड। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हाइड्रोजन हाइड्रोजन इवोल्व हो रही है, तो इसका कलर धीरे धीरे फेड हो गया। एक और पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपके पास है, सेम हालत किसकी है, सेकेंड वालों की। एम लिख दिया, x+2y लिख दिया, ये अमोनिएटेड आयंस लिख दिए, मेटल लिख दिया, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन लिख दिए। वही सेम, फ्रॉम दी सॉल्यूशन द अमोनिएट्स कैन बी रिकवर्ड बाय एवोपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया उड़ा दो, इसको रिकवर कर लो। लेकिन एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको देनी है वो क्या है, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाए, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाए तो पता ही क्या होएगा, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसका कलर और मैग्नेटिज्म दोनों फेड होंगे, इसका कलर और मैग्नेटिज्म दोनों के दोनों डाउन जाने शुरू हो जाएंगे। चेक करो, एक लाइन है, इफ द concentration of solution is above 3m, metal and clusters are formed, solution becomes bronze colored, fade हो गया कलर, metallic cluster and also become diamagnetic in nature, the conductivity decrease, कारण ammoniated cation are bound by the free unpaired electrons। बोलो भाई। बट ये जो अभी अमोनिया वाला पढ़ा ना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लो जी, नेक्स्ट है आपके पास सोर्स ऑफ द ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड के बारे में पहले पढ़ लो, किसकी बात हो रही है, कार्बोनिक एसिड। ऑक्सो एसिड तुम्हें अच्छी तरह जाएंगे, अब तो 12वीं पढ़ चुके हो। H2SO4, हाँ H2S2O5, कार्बोनिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड, H2SO4, HNO3 सब ऑक्सो एसिड्स है। ऑक्सो एसिड्स are those in which the acidic proton is on the hydroxyl group, which an oxoacid group attached to the same atom। मतलब क्या हुआ, पीपर OH OH OH। अगर आपको लाइन समझना आई तो अब समझ में आ जाएगी क्या कहना चाहता है। The oxoacid are those in which the acidic proton, acidic proton is on the hydroxyl group, same in carbonic, same in sulfuric, same in nitric। तो यहां आपके पास कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स हैं, क्लियर। अगले वाले में आपके पास सल्फेट्स हैं, उससे अगले वाले में आपके पास नाइट्रेट्स हैं, उससे आगे सोल्युबिलिटी की टर्म है। तो सबसे पहले फोकस कर ले इन चीजों पे। ये मेरे पास कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है, तो मैं आपसे फर्स्ट डे लिखकर एक्सप्लेनेशन पे आता हूं। फर्स्ट डे लिथियम, पहले कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, लिथियम, सोडियम पोटेशियम, रुबिडियम सीजियम, आगे छोड़ दो। अगर कोई बोलेगा इसका कार्बोनेट, मैंने कहा बना देंगे लेकिन ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा। बोलेगा क्यों, मेरी एक फिक्स लाइन है जो आप समझ जाओगे। फ्रेंडशिप बराबर वालों में तो यह लैटिस एनर्जी अच्छी नहीं हो पाएगी। लिथियम का बाइकार्बोनेट, वही सेम रीजन रहा। सोडियम का कार्बोनेट बना, हाँ सोडियम का बाइकार्बोनेट, हाँ आपको पता है बेकिंग पाउडर का कंपोनेंट है। अब एक जो छोटी सी बात आपसे करनी थी, ये लिथियम के कार्बोनेट को हीट करोगे तो ऑक्साइड ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी ब्रेक कर गया और CO2 इवोल्व कर गया।
जबकि इसको आप मेल्ट करवा सकते हो, इसको कर नहीं सकते। सो इट इज वेरी वेरी, और आप अपने नोट्स चेक करोगे ना इस ब्लॉक वाले, तो मैंने इस पे एक मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल भी डाला हुआ है कि लिथियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट को हीट किया तो CO2 निकलने की वजह सिर्फ और सिर्फ लिथियम कार्बोनेट है, और लिथियम का मैग्नीशियम से डायगोनल है, तो मैग्नीशियम भी ये हरकतें करेगा। समझ गए भी इस बात को? 3 मिनट है क्लास के। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑल्सो इंक्रीजेस, वो तो कह ही रहा हूं मैं आपसे। सल्फेट्स में जनरल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ए क्या बन जाएगा? M2SO4। सेकेंड ए क्या बन जाएगा? MSO4। और शायद आपको पता हो कि फर्स्ट ए का लिथियम सल्फेट उतना स्टेबल नहीं हो पाएगा। वजह क्या है? वजह एक ही है, फ्रेंडशिप बराबर वालों में लिथियम सल्फेट के साइज में भी लैटिस एनर्जी काफी कमजोर हो जाएगी। और फिर उसके बाद सोडियम पोटेशियम इन सब ने, मोनोकेटाइन ने क्या बनाने? एलम्स। इसने लिखा ना सल्फेट ऑफ लिथियम डजंट फॉर्म। अरे भाई लिथियम का सल्फेट ही नहीं बन रहा, तो एलम ऑफ लिथियम से कैसे बन जाएगा? फिर कह रहा हूं, जब लिथियम का सल्फेट ही स्टेबल नहीं है, हाउ कैन इट फॉर्म द एलम? एलम समझते हो ना? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टलाइजेस एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म। वो तो वो नहीं था। सेकेंड डे वालों की हाइड्रेशन एनर्जी बड़ी जबरदस्त होती है। इप्सम सोल्ट मेटलर्जी में भी बताया था। ये आपको पता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर, इट इज जिप्सम। लिथियम नाइट्रेट सबके बनेंगे। फर्स्ट डे का भी बन रहा है, सेकेंड डे का भी बन रहा है। लेकिन एक जबरदस्त क्वेश्चन निकल कर आता है यहां, जबरदस्त क्वेश्चन। लिथियम के नाइट्रेट को हीट करोगे तो क्या निकलती है? NO2 गैस। जबकि बाकी सबको हीट करती हो तो क्या निकलता है? ऑक्सीजन। तो ये रेड ब्राउन गैस, ये रेडिश ब्राउन गैस जो निकल रही है, ये लिथियम के नाइट्रेट का आइडेंटिफिकेशन है। और लिथियम के एनॉर्मलस बिहेवियर का भी आइडेंटिफिकेशन है। बाकी सारे के सारे NO2 निकाल रहे हैं ना सेकेंड डे वाले। तो लिथियम मैग्नीशियम से डायगोनल, लिथियम के नाइट्रेट को हीट करोगे तो NO2, मैग्नीशियम के नाइट्रेट को हीट करोगे तो भी NO2। और उसके बाद सोल्युबिलिटी की टर्म है, और फिर एनोमलस। ये जनरल बातें शुरू होती है। एनोमलस बिहेवियर, यहां डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल, क्लियर? ये सब डायगोनल की बातें कर रहा होता है इस जगह पे ना। इंपोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, फिर NaCl, BaCl, ये सब काम शुरू हो जाएगा। तो मैक्सिमम कवरेज एस ब्लॉक की आ गई है आपके पास। केमिकल बॉन्डिंग से भी ज्यादा एस ब्लॉक में लिखा हुआ मिला आपको ना। और भी बहुत है, मतलब ओवरव्यू तो ज्यादा ही लिखा है बच्चे, ओवरव्यू बहुत नहीं, बहुत बहुत है। और क्या? और मैं तो कह रहा हूं कि जब नीट के लिए जाना हो ना, एक बार मेरे जो 11वीं में नोट्स बनाए थे ना, वो एनसीईआरटी एक बार देख लेना, क्योंकि हमेशा देखो इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इनऑर्गेनिक का एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एटलीस्ट ये वाला पार्ट। और पीरियोडिक टेबल तो वैसे ही कवर हो जाता है। तो ये वाला पार्ट अगर कवर है आपके पास, नहीं करते 5 क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे, कम से कम बोले मैंने ये।